ओजोन के अंदर होल हो गया, तो और ये कह रहे हैं ये होल, ओजोन में होल लगातार अब क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि अगर ये होल बढ़ता रहा तो इन नियर फ्यूचर जो अर्थ पे यूवी लाइट रेडिएशन अभी आने बंद हो गए थे, इन नियर फ्यूचर ये यूवी रेडिएशन अर्थ पे आने लगेंगे। और अगर अर्थ पे यूवी रेडिएशन आए तो आपको पता है अगर स्किन में कांटेक्ट में आ गए तो बीमारी होती है जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, आम जबान में इसको कहते हैं स्किन कैंसर। अगर हमारी बॉडी पे ये यूवी लाइट के लग जाए तो इसकी वजह से स्किन कैंसर। इधर देखो, अगर आपने ऐसे देखा और आपकी बॉडी पे लाइट यूवी लाइट लग जाए तो आपको धुंधला नजर आने का, आपका कॉर्निया डैमेज हो जाएगा, आप ब्लाइंड हो जाओगे, इसको कहते हैं स्नो ब्लाइंडनेस। और यूवी रेडिएशन की वजह से म्यूटेशंस हो जाएंगे। म्यूटेशन समझते हैं? म्यूटेशन समझते हैं? म्यूटेशन का मतलब मालूम है? म्यूटेशन का मतलब होता है तुम्हारे डीएनए में, जो हम सबका डीएनए है ना सेल के अंदर, उसमें एक ऐसे चेंज आएंगे जो हमारी आने वाली नस्लों में पास होंगे। एक नाम सुना है हिरोशिमा नागासाकी? वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो न्यूक्लियर अटैक हुआ था, वहां पर हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब गिराया गया था। बॉम्ब गिराने से लाखों लोग मर गए थे, लाखों लोग मरे थे। और जो बेचारे सर्वाइव भी कर गए, उनके अंदर वो रेडिएशंस की वजह से उनके डीएनए में ना चेंजेस आ गए, ऐसे चेंज आ गए जिसकी वजह से उनकी नस्लें एबनॉर्मल हैं आज भी, उसको कहते हैं म्यूटेशंस। तो ये कहा जा रहा है यूवी लाइट अगर अर्थ पे आने लगेगी, यूवी लाइट अर्थ पे आने लगेगी, उसकी वजह से लोगों को स्किन कैंसर होने लगेगा, कैटरैक्ट हो जाएगा, और हमारे जिस्म में, हमारे डीएनए में म्यूटेशन हो जाएंगी, जिसकी वजह से आने वाली नस्लों में एबनॉर्मलिटीज आनी शुरू हो जाएंगी। ये बड़े खतरे की बात है। तो ये अब अच्छा, ये बात आपने पढ़ा होगा शायद कि ओजोन के अंदर ये जो कमी आई है, इसकी वजह बताई जा रही है क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाले, आपको मालूम है रेफ्रिजरेटर्स, एसी के अंदर गैस इस्तेमाल होती, पहले जो गैसेस इस्तेमाल हो रही थी उसमें कौन सी गैस इस्तेमाल होती थी? सीएफसी। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का ये पता चला है कि हमारी अर्थ पे जो सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस्तेमाल हुए, उसको जब हवा में गए तो वो जाके ओजोन को नुकसान पहुंचाया और बचा रहे हैं। इसलिए, और इसके अलावा जब कहीं पर वॉर होती है, वॉर के दौरान जो वेपन्स होते हैं, केमिकल वेपन्स होते हैं, उसमें से निकलने वाली जो गैसेस हैं वो भी हमारे ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। और इसके अलावा जो किसान जो खाद इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं, उसमें से कुछ गैसेस होती हैं, कुछ नाइट्रस गैसेस होती हैं, वो भी हमारे ओजोन को नुकसान पहुंचा रही है। तो दिस इज तो आपने देखा ये एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर में हर गैसेस की एक अलग इंपॉर्टेंस, हर गैसेस। अच्छा ये बताएं बच्चों, अगर आप जब अपनी फैमिली के साथ आउट स्टेशन जाएं, हिल स्टेशन जाएं फैमिली के साथ घूमने, जब पहाड़ी हिल स्टेशन पे जाते हैं, वहां जाकर, हिल स्टेशन में जाकर आपको वहां पर जाकर ना सर में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, नॉजिएटिंग फील होगी, चक्कर आते हैं, कभी कभार नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऊपर प्रेशर कम होता है, पहाड़ों पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है। जब आप वहां जाते हैं तो आप ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं, या आपके जिस्म के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना खून के अंदर, उसमें आरबीसीज में ऑक्सीजन कैरी सफिशिएंट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप वहां पर अनईजी फील करते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं अल्टीट्यूड सिकनेस। अल्टीट्यूड सिकनेस। लेकिन तकरीबन 24 घंटे के बाद ये जो सिम्टम्स आपके अंदर आए थे वो गायब हो जाते हैं। 24 घंटे के बाद ये सिम्टम गायब हो जाते हैं और आप 24 घंटे बाद आप नॉर्मली बिहेव करने लगते हैं। तो बताने का मकसद ये है, हर गैस की एक अलग इंपॉर्टेंस है। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों में आरबीसी ज्यादा होते हैं हमारे मुकाबले। समझ आ रही बात? तो एटमॉस्फेयर समझ आया? एटमॉस्फेयर इज डिफाइंड एज अ envelope of gases, envelope of gases which is present around the earth। अर्थ के अराउंड जो envelope of gases है, जो मिक्सचर ऑफ gases है, उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। एक बात बताएं, एक टर्म है मुझे उम्मीद है आप बच्चों को पता होगा, इकोसिस्टम।
इकोसिस्टम को अगर हम डिफाइन करें, इसको कहा जाए तो इसको डिफाइन कुछ तरह से किया जाता है. इट इज डिफाइंड एज द सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट ऑफ बायोस्फीयर इन विच बोथ बायोटिक abiotic components simultaneously coexist and interact with each other. क्या मतलब? हमारे माहौल का, हमारे बायोस्फीयर का एक ऐसा एरिया, एक ऐसा यूनिट जिसमें कौन कौन एग्जिस्ट करता हो? बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स एक साथ एग्जिस्ट करते हो और आपस में क्या हो? इंटरडिपेंडेंट हो. तो ऐसे सिस्टम को इकोसिस्टम कहा जाता है. इकोसिस्टम में बायोटिक, बायोटिक मतलब होता है लिविंग. ये लिविंग कंपोनेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है कौन कौन बेटा? इधर देखो, पहले आते हैं कौन? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स. प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. जबकि एबायोटिक कंपोनेंट्स में आता है कौन कौन से? लाइट, टेम्परेचर, वाटर, एयर, सॉइल. ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट हैं, नॉन लिविंग. प्रोड्यूसर्स का मतलब बच्चों, प्रोड्यूसर्स का मतलब होता है प्लांट्स या वो ऑर्गेनिज्म, वो ऐसे जानदार ऑर्गेनिज्म जो लाइट एनर्जी को कैप्चर करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, उसको खाने में तब्दील कर दें फोटोसिंथेसिस से. उनको क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर. तो प्रोड्यूसर्स में पौधे आ गए सारे के सारे. पौधों के अलावा भी कोई और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं? जो है क्या कृष्ण हो सकता है बेटा? आपने एक नाम सुना है? साइनोबैक्टीरिया, जिसको कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी. नदियों के ऊपर, पानी के ऊपर एक ग्रीन ग्रीन काई बन जाती है, एक ग्रीन की लेयर आ जाती है, उसको कहते हैं साइनोबैक्टीरिया. वो साइनोबैक्टीरिया प्लांट्स नहीं है, वो बैक्टीरिया होते हैं. स्टिल इसके बावजूद वो खाना बना सकते हैं, तो वो भी प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में आते हैं. कंज्यूमर कौन है? सारे एनिमल्स जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे, प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं. चाहे वो हर्बीवोर्स हो, चाहे वो कार्निवोर्स हो, चाहे वो ओमनिवोर्स हो, चाहे वो डेट्रीवोर्स हो, चाहे वो फ्रगीवोर्स हो या सैंगीवोर्स हो. सारे के सारे एनिमल्स वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं, उनको कंज्यूमर्स कहते हैं. अच्छा, हर्बीवोर कौन होते हैं? कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, डेट्रीवोर्स जो डेड बॉडीज खाते हैं, डेड बॉडीज खाने वाले, जैसे वल्चर्स हैं. वल्चर जो है वो डेट्रीवोर है. फ्रगीवोर्स जो फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स खाने वाले. इसमें आता है पैरट, तोता जो होता है ना, जहां पर पेड़ों के ऊपर जहां फ्रूट फल होते हैं वहां पे तोते बहुत होते हैं. ये जो पैरट होता है वो डेट्रीवोर, वो है फ्रगीवोर. इसके अलावा एक होते हैं सैंगीवोर. सैंगीवोर होते हैं वो एनिमल्स जो खून पे फीड करते हैं, जो खून पे फीड करते हैं. एक नाम सुना है? वैम्पायर बैट्स, खून चूसने वाली जो चमगादड़ होती है, वैम्पायर बैट्स. तो वो सैंगीवोर्स की कैटेगरी में आते हैं. बात समझ आई? क्लियर है? अच्छा जी. डिकम्पोजर्स कौन होते हैं बच्चों? डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? डिकम्पोजर वो छोटे छोटे बैक्टीरिया, वो छोटे छोटे फंगस ऑर्गेनिज्म जो किसी ऑर्गेनिज्म के मरने के बाद उसकी बॉडी को सड़ाते हैं, उसकी बॉडी को डिकम्पोज करते हैं और उससे अपना खाना लेते हैं, उनको कहते हैं डिकम्पोजर्स. ये बताओ थोड़ी देर सोचकर, अगर हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे माहौल में डिकम्पोजर्स ना हो तो क्या हो? नहीं बेटे, अगर डिकम्पोजर्स ना होते हमारे एटमॉस्फेयर है, हमारे एनवायरनमेंट में, अगर डिकम्पोजर्स ना हो तो क्या होगा? चीजें डिकम्पोज होना बंद हो जाएगी. तो उसमें परेशानी क्या है? दिक्कत क्या है? हाँ क्यों? क्योंकि इससे फिर हम और जो एटमॉस्फेयर वो गंदी हो जाएगी. क्यों? क्यों? रीजन बताओ. अगर बॉडी डेड बॉडी है, डेथ हो गई किसी की, इंसान की, एनिमल की, पौधे की, वो सड़ेगा नहीं. डिकम्पोज नहीं हुआ तो क्या है?
बॉडी हाँ स्मेल तो डिकम्पोजर से तो आती है स्मेल। डिकम्पोजर नहीं होंगे तो स्मेल नहीं आएगी। सर उससे बहुत सी चीजें बनती हैं। किससे? डेड बॉडी से। जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं तो डिकम्पोज होने में अगर वो नहीं होंगे तो फिर वो चीजें नहीं बनेंगी। क्या नहीं बनेगी? बताओ। जैसे पेट्रोल तो मिलियन के बाद हो बनता है। हाँ बोलो, सर मैन्युअल दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कॉमन सेंस की वजह से। सोइल पे ले लेते हैं तब नहीं। अल्लाह ताला ने, खुदा ने इस अर्थ के ऊपर जितने भी न्यूट्रिएंट्स बनाए ना वो कांस्टेंट हैं। जितना भी न्यूट्रिएंट है वो कांस्टेंट है। एक देखो, एक नाम सुना है न्यूट्रिएंट साइकिल, कार्बन साइकिल, सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। इसका मतलब ये है, इधर देखो, जब हमारी डेथ हो जाएगी या तो हमें जला दिया जाएगा या दफन कर दिया जाएगा। तो जब बलि कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, बॉडी डिकम्पोज होगी। डिकम्पोज होने के बाद वो न्यूट्रिएंट मिट्टी में जाएगा। जब मिट्टी में जाएंगे तो मिट्टी से उस सारे न्यूट्रिएंट को, मिट्टी से पौधे जो है अपनी जड़ों से एब्जॉर्ब कर लेंगे। हमारे न्यूट्रिएंट पौधों में चले गए, फिर उन पौधों को खा लिया एनिमल्स ने, वो एनिमल में चले गए। एनिमल को खा लिया, हर्बीवोर को खा लिया कार्निवोर, उसके अंदर चले गए। फिर कार्निवोर मर गया, फिर वो मिट्टी में चले गए। नहीं समझ आएगी? तो न्यूट्रिएंट साइकिल होने के लिए डिकम्पोजर्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर डिकम्पोजर्स ना होते, अगर डिकम्पोजर्स ना हो तो डेड बॉडीज डिकम्पोज नहीं होंगी। हमारे बायोस्फीयर में, हमारे माहौल में न्यूट्रिएंट्स वापस नहीं लौटेंगे, जिसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स होने लगेगी और उसकी वजह से लाइफ सस्टेन नहीं होगी। समझ आ रही है बात? क्लियर है? न्यूट्रिएंट्स रिसाइकिल नहीं हो पाएंगे अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे। आपको मालूम है कौन सी ऐसी जगह है, कंट्री है, जहां पर डेड बॉडीज को बर्न करने, मतलब बरी करने की इजाजत नहीं? अच्छा ये बताएं, अच्छा एक बात बताएं मुझे, एक छोटी सी बात बताएं, ये बताइए, अगर आपको एक बॉडी को प्रिजर्व करना है, कैसे कर सकते हैं? अगर डेड बॉडी को प्रिजर्व करना है तो सर उससे डार्क और फिर कोल्ड प्लेस में रखें। अच्छा फ्रीजर में डाल दें? तो उससे फ्रीजर फ्रीजर में डाल के प्रिजर्व हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बच्चे ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर नहीं होना चाहिए सर। कितने? ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर नहीं होना चाहिए सर। तो कितना होना चाहिए? 0 डिग्री? जोया, अगर तुम्हें किसी डेड बॉडी को प्रिजर्व करना है 25 साल के लिए, 30 साल के लिए, 50 साल के लिए, कैसे करें? अच्छा मतलब एक कंटेनर ले लेंगे, उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दो, उसके अंदर बताओ इसमें डार्क में, मतलब अंधेरा करके उसको हाँ ठंडी में फ्रीजर में डाल दें उसको। हाँ जो क्रिश्चियंस करते हैं वो बॉक्स हाँ तो कॉफिन्स में जो ताबूत जो होता है तो उसमें बॉडी डिकम्पोज नहीं होती? अच्छा ये बताइए, चलिए आप ही मुझे बताइए, आप घर में फूड को फ्रिज में क्यों रखते हैं? सड़ता नहीं है। अगर एक गिलास दूध का फ्रिज में रखते हैं, उसको 10 साल बाद निकालें तो 10 साल बाद निकालें तो क्या कैसा? 10 साल तक आपने फ्रिज में दूध रखा है, दूध का गिलास छोड़ दिया, 10 साल के बाद निकाल के कंज्यूम कर सकते हैं? नहीं क्यों? खराब है अभी देखा नहीं, खराब नहीं होगा तो? सर वो टाइम से अच्छा चलो 9 साल करते हैं, 8 साल, 7 साल जी बताएं, किसी का केमिकल के साथ मिला के रखते हैं। देखिए रेफ्रिजरेटर में जब आप कोई चीज रखते हैं तो इसलिए नहीं रखते फूड खराब ना हो,
आप उसका शेल्फ लाइफ बढ़ा देते हैं, आप माइक्रोबियल एक्टिविटी को स्लो कर देते हैं। मतलब ये आप देखें, दूध है, गर्मियों में दूध जल्दी खराब हो जाता है, विंटर्स में थोड़ा देर में खराब होता है, तो सर्दियों में भी फूड खराब होगा लेकिन ज्यादा टाइम, लेकिन गर्मियों में ज्यादा जल्दी खराब हो जाता है। तो जब आप फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो जो फूड कुछ घंटे में खराब हो सकता था, आपने उसको फ्रिज में रख दिया, तो माइक्रोब जो उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं उसका इफेक्ट आपने उसके ऊपर एक्टिविटी उसकी कम कर दी, जिसकी वजह से आपने उसका लाइफ बढ़ा दी। यानी फूड रेफ्रिजरेटर में भी खराब होता है। हमने सिर्फ क्या करना होता है, फ्रिज में रखने से, फ्रीजर में रखने से उसका शेल्फ लाइफ हमने इंक्रीज कर दिया। सर अगर हमने दूध को बहुत ज्यादा देर तक बॉईल करके डाला फिर तब भी कितना भी आप देखेंगे, दूध के ऊपर जो दूध आता है पैस्चराइज्ड में, उसके ऊपर पैकेट पे लिखा होता है डेट, यूज बाय दिस डेट। दही पर भी लिखा होता है, खाने में भी लिखा होता है, जितनी भी खाने वाली आइटम्स होती हैं उसके ऊपर डेट लिखी होती है, इस तारीख तक, इस टाइम तक आप इसको कंज्यूम कर लें, नहीं तो खराब हो जाएगा। सर अगर हमने उसे फ्रिज में रख रखा है और फिर उसकी डेट आ चुकी है एक्सपायर, तो उसके बाद फिर उसके बाद ना यूज करना। सर वो खराब हो जाता है पैकेट। बहुत सारे आप जूस आते हैं बाजार में, पैकेट होता है, अगर वो पैकेट फूल गया तो समझिए उसको आप यूज ना करें। उसके अंदर अगर जैसे कोई फ्रूटी है या कोई जूस है, वो साइड से फूल गया और टाइम भी गुजर गया, तो उसको आपको यूज नहीं करना चाहिए। तो अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था, अगर आपको किसी चीज को, किसी डेड बॉडी को प्रिजर्व करना है, कैसे करना है? अगर आप उसको लो टेम्परेचर पे प्रिजर्व करना चाह रहे हैं ना, आपके घर में फ्रिज है, फ्रिज का टेम्परेचर पता है कितना होता है? 2 डिग्री 4 डिग्री के आसपास फ्रिज का टेम्परेचर होता है। आपको बॉडी को अगर प्रिजर्व करना है तो उसको आपको कितने टेम्परेचर रखना पड़ेगा? सॉरी, -196 डिग्री। किसमें डालकर? लिक्विड नाइट्रोजन में डालकर आप उस बॉडी को लिक्विड नाइट्रोजन में डाल के -196 डिग्री पे रखोगे तो बॉडी प्रिजर्व की जा सकती है। इस मेथड को एक नाम दिया जाता है, 10 साल भी कर सकते हो, 50 साल के लिए भी कर सकते हो, 100 साल के लिए भी कर सकते हो। इस मेथड को क्या कहते हैं? इसको क्रायो प्रिजर्वेशन। इस मेथड को क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। आपको मालूम है, इधर देखो, हॉस्पिटल में, अस्पताल में एक होता है ब्लड बैंक। अस्पतालों में ब्लड बैंक होता है, वहां पर ब्लड, आपको ब्लड की जरूरत है, किसी पेशेंट के लिए आप जाएंगे तो वो ब्लड आप मांगेंगे तो आपको ब्लड दे देंगे। तो ब्लड कैसे प्रिजर्व करते होंगे? इधर देखो, आप जब कहीं आपने ब्लड डोनेट किया अस्पताल में, ब्लड बैंक में जाकर अपना ब्लड डोनेट किया, जब ब्लड आप डोनेट करते हैं, आपका खून लेकर उस खून के कंपोनेंट को सेपरेट कर देते हैं, उसमें प्लाज्मा अलग कर देते हैं, आरबीसी अलग कर देते हैं, डब्ल्यूबीसी अलग, सब चीजों को अलग करके उसको पैकेट में डालकर ना उसको फ्रीज कर देते हैं। और कितना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। तो उससे क्या होता है, वो ब्लड के पैकेट्स आप 10 साल बाद भी, 15 साल बाद भी, कितने टाइम बाद भी आप उसको यूज कर सकते हैं। इस मेथड को क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। या एक तरीका और होता है, इसको प्रिजर्व करने का। आप डेड बॉडी को, एक केमिकल होता है फॉर्मेलिन, हो सकता है आपके स्कूल में बायोलैब में हो, बायोलैब में स्पेसिमेंस, एनिमल्स, और बहुत सारे एनिमल, रैट है और स्नेक है और बहुत सारे एनिमल हैं जो केमिकल में डाल के उसको प्रिजर्व किया जाता है। उस लिक्विड केमिकल का नाम होता है फॉर्मेलिन, वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से भी प्रिजर्व किया जा सकता है। और तीसरा मेथड होता है ममीफिकेशन। पुराने जमाने में इजिप्ट में, मिस्र में ममीज बनाया करते थे, पता है ना? ममी, डेड बॉडी को प्रिजर्व। फिरौन की ममीज पता है ना, इजिप्ट के म्यूजियम में रखी हुई अभी भी। ममीफिकेशन। सिर्फ कवर करने से नहीं होगा, पहले ममीफिकेशन करने के लिए करते क्या है, पहले ना डेड बॉडी को पर नमक लगा के उसको धूप में सुखाते हैं। जैसे अचार, आपकी मदर जो है मैंगो का पिकल बनाने के लिए नमक लगा के पहले उसमें, इसी तरह डेड बॉडी को नमक लगा के पहले धूप में सुखाया जाता है, सॉफ्ट टिश्यूज निकाली जाती हैं, फिर उसके बाद एक केमिकल लगाते हैं, फिर सुखाते हैं उसको,
और सुखाने के बाद उसको बॉडी पे बैंडेड कर देते हैं। इस मेथड का नाम होता है ममीफिकेशन। तो आप पूछ सकते हैं सर ममीफिकेशन आज कर सकते हैं, लेकिन उससे मेथड उससे अच्छा मेथड हमारे पास ये वाला होता है क्रायो प्रिजर्वेशन। हाँ भाई, जो इजिप्ट की ममीज हैं 5,000 साल पुरानी, 4,500 साल पुरानी ममीज रखी हुई हैं, उनकी बॉडी आज भी ऐसे ही है, तो वो ममीफिकेशन। बहरहाल बात चल रही थी इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के बारे में मैंने बताया बायोटिक और एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा एरिया जहां पर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हो और आपस में क्या करते हो, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हो, उनको इकोसिस्टम कहते हैं। प्रोड्यूसर बता दिया प्लांट को कहते हैं, कंज्यूमर एनिमल्स जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं, और डिकम्पोजर्स वो बैक्टीरिया, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस, एल्गी फंगस और बैक्टीरिया जो बॉडी को डिकम्पोज करके सड़ा के उन न्यूट्रिएंट को वापस हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं रिसाइकलिंग के लिए, उनको डिकम्पोजर्स कहते हैं। ये बताओ बच्चों, लाइट हमारे लिए क्यों जरूरी है? पहले तो पौधों के लिए क्यों जरूरी है? फोटोसिंथेसिस के लिए नंबर 1। और ऐसे देखने की पौधों के लिए, पौधों में लाइट एक तो आपने बताया फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, ठीक है, और क्यों जरूरी है पौधों के लिए लाइट? मैंने तुम्हें पहले बताया था, भूल गए इसका मतलब। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज वाले चैप्टर में बताया था। माहिन, आजकल बाजार में मैंगो अवेलेबल क्यों नहीं है, लीची अवेलेबल क्यों नहीं? मैंने आपको ये बताया था ना, आजकल विंटर्स में दिन छोटा है, रात लंबी है, और गर्मियों में दिन लंबा हो जाता है, रात छोटी हो जाती है। हर पौधे को एक ड्यूरेशन की लाइट चाहिए होती है फूल लाने के लिए, फल आने के लिए, तो उसको कहते हैं फोटो पीरियडिज्म। फोटो पीरियड, ड्यूरेशन ऑफ लाइट इस बात को डिसाइड करती है कि उसमें फल और फूल कब आएगा। आपने सुना था ना पिछले चैप्टर में, रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप्स। सर्दियों में जो फसलें लगाई जाती हैं वो रबी क्रॉप्स होती है, और गर्मियों में जो लगाई जाती है वो खरीफ क्रॉप्स होती है। तो वो ड्यूरेशन ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। अगर आप आजकल देखिए, इधर देखो, गाजर आपको मिल रही है, गोभी आपको मिल रही है, मूली आपको मिल रही है, चना आपको मिल रहा है। ये फसल अगर आप इधर देखो, आप किसान हैं, आप ये सारी फसल गर्मी में लगाना चाहें, ग्रो ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको फ्लरिश करने के लिए जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट चाहिए वो मिलेगी नहीं, ना उसमें फल आएगा ना फूल आएगा। तो इसलिए ड्यूरेशन ऑफ लाइट डिसाइड करता है। अच्छा, एक और चीज बताएं, ये तो हुई बात पौधों के लिए। पौधों के लिए लाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए और फोटो पीरियडिज्म के लिए। अब बताओ, लाइट हम ह्यूमंस के लिए क्यों जरूरी है? विटामिन डी, चलो ये मान लेते हैं। और अंधेरे में भी तो देख सकते हैं आप, लाइट चली जाती है थोड़ी देर के लिए, आपको कुछ नजर नहीं आता, अंधेरे में देख सकते हैं आप? देख पाते हैं नहीं देख पाते? आपकी आंखों में खुदा ने आपको रॉड्स दिए हैं, रॉड्स, विजन एंड डिम लाइट। अंधेरे में आप देख पाते हैं रॉड्स की वजह से। तो मुझे ये बताओ, लाइट तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है? इधर देखो, मैं तुम्हें बताता हूं लाइट हमारे लिए क्यों जरूरी है। हमारे ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है पीनियल ग्लैंड, PINEAL। पीनियल ग्लैंड है, हमारे ब्रेन में होता है। उसमें से एक हार्मोन निकलता है, कौन सा? बच्चों? मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन निकलता है। इधर देखें, अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं, इधर देखो, दिन में जब रोशनी आपको पड़ेगी तो आपकी बॉडी में मेलाटोनिन नहीं निकलता। रात जैसे रात होने जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, बिल्कुल लाइट आनी बंद हो जाएगी, आप अपने बेड पे लेट जाएंगे, लाइट आनी बंद हो जाएगी, तो ये मेलाटोनिन निकलना शुरू हो जाता है और आपको नींद आने लगती है। रात आने पर ये हार्मोन नींद के लिए होता है। ये हार्मोन नींद के लिए, रात होने पर ये हार्मोन निकलता है जिससे आपको नींद आने लगती है और आप सो जाते हैं। फिर जैसे दिन उजाला होता है, दिन की रोशनी होती है, रोशनी हो जाती है, तो मेलाटोनिन निकलना बंद हो जाता है, आप जाग जाते हो। देखो, तो आप दिन में एक्टिव हो गए और रात होने पे इनएक्टिव हो गए। तो ये स्लीप साइकिल जो है ना हमारी, ये जो स्लीप साइकिल है,
तुम्हारी बॉडी में मेलाटोनिन सिक्रीशन, इसके लिए कौन सी चीज जरूरी है? लाइट। इधर देखो, जो एनिमल्स रात में एक्टिव होते हैं और दिन में सोते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? नॉकटर्नल। द एनिमल्स विच आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, जैसे आउल हो गया, बैट्स हो गई, रैट्स हो गए, कॉकरोचेस हो गए, जो एनिमल अंधेरे में एक्टिव हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं? नॉकटर्नल। और जो रात में सोते हैं और दिन में जागते हैं, दिन में काम करते हैं, दिन में एक्टिव होते हैं, उनको क्या कहते हैं? हाँ, डायरनल। डायरनल जो दिन में एक्टिव है, डे टाइम से याद रखना। एंड फॉर, इधर देखो, एन से याद रखना नाइट, डी से याद रखना डे। जो डे टाइम में एक्टिव है वो डायरनल, जो रात में एक्टिव है नॉकटर्नल। इंसान बाय नेचर, खुदा ने इंसान को फितरत के एतबार से कैसे बनाया है? डायरनल, एक्सेप्ट जामिया नगर की कुछ मखलूक को छोड़कर। ठीक है, अगर आप रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं तो आप यू आर बिकमिंग अ नॉकटर्नल, जिससे आपकी बॉडी के अंदर आपकी हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आने लगे, बहुत सारे इश्यूज। इधर देखें, मैं आपको एक छोटा सा इसमें एग्जांपल दूंगा। बेटा, जो एम्प्लॉइज, आपको मालूम है अमेरिकन बेस्ड कॉल सेंटर्स, अमेरिकन बेस्ड कॉल सेंटर कौन से होते हैं? जो रात में चलते हैं, नाइट शिफ्ट में चलते हैं। क्यों? अमेरिका में जिस टाइम वहां दिन है, यहाँ रात है, तो वहां पर कॉल सेंटर, अमेरिकन बेस्ड कॉल सेंटर रात में चलते हैं। अब जब रात में चलते हैं तो उन एम्प्लॉइज को जो ऑफिस में काम करते हैं उनको रात में जागना होता होगा। मान लो ऐसे कोई एम्प्लॉइज हैं जिनको मंडे टू फ्राइडे, मान लो मंडे टू फ्राइडे उनको ऑफिस जाना है, सैटरडे संडे उनकी छुट्टी है, तो मंडे टू फ्राइडे पूरी रात जाग रहे हैं और सुबह आकर घर में सो रहे हैं, अपनी नेचर के अगेंस्ट। नॉकटर्नल, रात में जाग रहे हैं, दिन में एक्टिव। इधर देखो, रात में जाकर सुबह सो रहे हैं। अब सुनिए, ये तो 5 दिन का रूटीन हो गया, 2 दिन हफ्ते में छुट्टी है। जिस दिन छुट्टी है उस दिन रात में सो रहे हैं, दिन में जाग रहे हैं। नहीं समझ आई बात? उससे क्या होगा? 5 दिन रात में सो रहे हैं, सॉरी 5 दिन रात में जाग रहे हैं और दिन में सो रहे हैं, और हफ्ते में 2 दिन रात में सोने की कोशिश कर रहे हैं, दिन में, जैसे नॉर्मल है। उससे क्या होता है? हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, और उसकी वजह से ऐसी नौबत आ सकती है आपकी बॉडी में, मुमकिन है मेलाटोनिन सीक्रेट होगा ही नहीं, आपको नींद ही नहीं आएगी, फिर इंसोम्निया, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होने लगेंगे और सारी बिगाड़ बॉडी के नाम में। आप समझ आ रही है जी? अगर सर हम दोनों दिन भी नॉकटर्नल बन के रहे तो? दोनों दिन भी नॉकटर्नल बन के रहे। हाँ, तो फिर आपका रूटीन वही बन जाएगा, आपका रूटीन वही बन जाएगा। लेकिन इंसान का जो नेचर है, बाय जब आप नेचर के अगेंस्ट कोई भी काम करते हैं, जो नेचर, जो खुदा ने आपकी फितरत बनाई उसके अगेंस्ट काम करने के, तो जरूर आपके अंदर कुछ बिगाड़ आएंगे। जैसे मैंने कहा, ऐसे एम्प्लॉइज के अंदर आम तौर पर देखा गया है उनके हार्मोन्स में बिगाड़ आ जाता है, हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, और हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से उनकी बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आने लगते हैं। वेट का लॉस होना, वेट गेन होना, रात में नींद ना आना, और बहुत सारे हार्मोन डिस्टर्ब होना, वजन का घट जाना, बहुत सारी परेशानियां उन एम्प्लॉइज को आती हैं इसकी वजह से। बहरहाल इकोसिस्टम समझ आ गया बच्चों? इकोसिस्टम क्लियर है? क्या लिखोगे एग्जाम में अगर आया तो? बाय द सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट ऑफ बायोस्फीयर इन विच बोथ बायोटिक as well as abiotic components simultaneously coexist and interact with each other is called ecosystem. अगर एटमॉस्फेयर के बारे में पूछें तो क्या लिखेंगे? Envelope of gases around the earth. Around the earth is called atmosphere. It comprises of different layers, जिसमें स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर वगैरह है। अगर ओजोन के बारे में पूछें तो आप क्या लिखेंगे? ओजोन गैस is present in the stratosphere which act as a protective shield for Earth from harmful ultraviolet radiations, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अर्थ पे पहुंचने से बचाते हैं। समझ आ गई बात?
तो बच्चों यहाँ तक आज